डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने लिटरल्स के बारे में स्टडी किया और हमने देखा कि जो भी वैल्यू हम किसी वेरिएबल को देते हैं वो लिटरल कहलाती है। अगर इंटीजर वेरिएबल है तो इंटीजर लिटरल, फ्लोट है तो फ्लोट लिटरल, एटसेट्रा एटसेट्रा। आज हम टोकन्स के बारे में स्टडी करेंगे। देखिए, बेसिकली टोकन है क्या सी लैंग्वेज में। अगर मैं टोकन की बात करूं तो टोकन्स इन सी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट टू बी यूज्ड इन क्रिएटिंग ए प्रोग्राम इन सी। टोकन्स की हेल्प से आप अपने प्रोग्राम को क्रिएट करते हो। जितने भी कीवर्ड्स आप यूज़ करते हो, जितने भी आइडेंटिफायर्स आप यूज़ करते हैं, आप जो स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे टोकन्स कहलाते हैं। बेसिकली जब आपका प्रोग्राम कंपाइल होता है तो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होता है, टोकन्स क्रिएट होते हैं। इन टोकन्स की लास्ट में जाके पार्सिंग होती है, मीन्स इनको ऐड किया जाता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। हम ये कह सकते हैं टोकन बेसिकली है क्या? टोकन इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट इन सी। ये सबसे छोटा एलिमेंट है सी लैंग्वेज में। जैसे आपने देखा होगा कि हम किसी भी सेंटेंस को अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो विदाउट वर्ड्स आप सेंटेंस को क्रिएट नहीं कर सकते हो। हिंदी में अगर आप वाक्य बनाना चाहते हैं तो आपको छोटे छोटे शब्द बनाने पड़ेंगे और यही छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं ये टोकन्स होते हैं। सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स हैं, आइडेंटिफायर्स हैं, हमारे पास में स्ट्रिंग हैं, ऑपरेटर हैं, स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, तो ये सारे के सारे क्या हैं? हमारे टोकन्स हैं। सिमिलरली वी कैन नॉट क्रिएट ए प्रोग्राम इन सी विदाउट यूजिंग टोकन्स इन सी। अगर हम सी के प्रोग्राम को क्रिएट करना चाहते हैं तो हमें टोकन्स की हेल्प लेनी होगी। अगर आप टोकन्स की हेल्प नहीं लेते हैं तो आप सी का प्रोग्राम यूज़ नहीं, क्रिएट नहीं कर पाएंगे। अब स्टूडेंट्स, हम ये देखते हैं कि हमारे पास में कौन कौन से टोकन्स होते हैं। हमारे पास में कीवर्ड्स हैं, हमारे पास में स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, हमारे पास में आइडेंटिफायर्स हैं, स्ट्रिंग है, हमारे पास में ऑपरेटर्स हैं और कांस्टेंट हैं। ये सारे के सारे टोकन्स हैं। इनकी हेल्प से आप सी के प्रोग्राम को डेवलप करते हो। स्टूडेंट्स, कीवर्ड्स की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको ये पहले बताया हुआ है कि जो कीवर्ड्स होते हैं वो हमारे पास में प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं। ऐसे वर्ड्स जो कि सी लैंग्वेज जब आप इंस्टॉल करते हैं तो आपको मिलते हैं। ये इसकी ग्रामर है जिसकी हेल्प से आप प्रोग्राम को क्रिएट करते हो। इनका स्पेशल मीनिंग होता है। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, ये सारे के सारे हमारे क्या कहलाएंगे? कीवर्ड्स कहलाएंगे। स्टूडेंट्स, अगर मैं आइडेंटिफायर्स की बात करूं तो देखिए, जो भी आप एक्स्ट्रा अपनी तरफ से जो भी लिखते हैं, जैसे आपने कोई यूज़र डिफाइंड वर्ड लिखा, आपने कोई वेरिएबल क्रिएट किया, जैसे आपने यहाँ पे इंटीजर लिखा और यहाँ पे क्या लिख दिया? वैल्यू। तो ये क्या है? एक यूज़र डिफाइंड वर्ड है और इसी को हम क्या कह देते हैं? आइडेंटिफायर्स। जैसे कि इसके नेम से पता चलता है, किसी को आइडेंटिफाई करना, किसी को पहचानना। आप किसी वेरिएबल को कैसे पहचानेंगे? तो जो नेमिंग आप प्रोवाइड करते हैं अपने प्रोग्राम में वो आइडेंटिफायर्स कहलाते हैं। स्ट्रिंग की बात करें तो मैंने आपको ये बताया हुआ है कि स्ट्रिंग क्या है। स्ट्रिंग क्या होती है? ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स होती है। ऑपरेटर्स भी मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर हम ऑपरेटर्स की बात करें तो ऑपरेटर बेसिकली हैं क्या? ऐसे सिंबल हैं जिनका यूज़ करके आप अपने प्रोग्राम में बहुत सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हो। जैसे आपको 2 नंबर का सम करना है, डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई करना है। कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है। प्रोग्राम आपका रन कर रहा है और आप जब आपका प्रोग्राम रन कर रहा है तो इस वेरिएबल को आप इसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर्स में आपका एस्ट्रिक आ जाता है, ठीक है, ब्रैकेट्स आ जाते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। इनका भी आप अपने प्रोग्राम में यूज़ करते हो। स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ स्पेशल कैरेक्टर्स की। देखिए, सी में हमारे पास में बहुत सारे स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं और उनका बेसिकली क्या है? स्पेशल मीनिंग है। इनका कुछ पर्पस है, स्पेशल पर्पस है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास में स्क्वायर ब्रैकेट है। स्क्वायर ब्रैकेट आपको ये बताता है कि जहाँ पर आपको सिंगल या मल्टी डायमेंशनल सबस्क्रिप्ट का यूज़ करना होता है। स्टूडेंट्स, आप
प्रोग्राम में आगे जाके एरे को स्टडी करेंगे, तो जब आप एरे को बनाते हैं तो एरे के साइज को मेंशन करने के लिए आप यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ करते हो। नाउ स्टूडेंट्स, सिंपल ब्रैकेट की अगर हम बात करें, जिसको आप पेरेंथेसिस भी कहते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। इसका बेसिकली यूज़ कहाँ होता है? फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए या फंक्शन को कॉल करने के लिए। आपने प्रिंटफ फंक्शन यूज़ किया होगा, आपने स्कैनफ फंक्शन यूज़ किया होगा, तो इन आप यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट्स का यूज़ करते हो। नाउ स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूँ करली ब्रेसेस की, तो जो हमारे करली ब्रेसेस होते हैं ये आपको क्या बताते हैं? ये आपको बताते हैं कि हमारा कोड कहाँ से कहाँ तक है। आपने देखा होगा कि जैसे आपने कोई फंक्शन लिखा, आपने प्रिंटफ लिखा या मेन फंक्शन लिखा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मेन फंक्शन लिख रहा हूँ, तो आप क्या करते हैं? करली ब्रेसेस लगाते हैं। तो इसके इनसाइड जो भी आप लिखते हो वो इस मेन फंक्शन की बॉडी है। इट मीन्स ये मेन फंक्शन का कोड है। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं कॉमा ऑपरेटर की बात करूँगा। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि दो स्टेटमेंट को अलग अलग मेंशन करें तो आप कॉमा ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। हम बहुत सारे वेरिएबल्स को एक साथ में क्रिएट कर सकते हैं। देखिए, एक तो तरीका ये है कि आपने इंटीजर ए लिखा, इंटीजर बी लिखा। नाउ अब मैं क्या करूं? दोनों को एक साथ में लिख दूं। मैंने ए कॉमा बी लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट भी सही है और ये स्टेटमेंट भी सही है। तो अगर आप अपने प्रोग्राम में एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपको वहाँ पर कॉमा ऑपरेटर की हेल्प लेनी होगी। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं प्री प्रोसेसर की। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि प्री प्रोसेसर बेसिकली क्या होते हैं। ये डायरेक्टिव्स हैं, ये कमांड्स हैं जो कि कंपाइलर को ये बताते हैं कि आपको ये टास्क परफॉर्म करना है। और जितने भी हमारे प्री प्रोसेसर होते हैं वो हैश सिंबल से स्टार्ट होते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं बात करता हूँ एस्ट्रिक सिंबल की। देखिए, एस्ट्रिक भी हमारा क्या है? एक स्पेशल कैरेक्टर है। इसका बेसिकली यूज़ क्या होता है? आप आगे जाके प्रोग्रामिंग में पॉइंटर्स की स्टडी करेंगे, तो जब आप पॉइंटर्स को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे एस्ट्रिक का यूज़ किया जाता है। एस्ट्रिक बेसिकली मेमोरी के रेफरेंस को बताता है। और दूसरा, अगर आपको दो नंबर की मल्टीप्लिकेशन करनी है, फॉर एग्जांपल a मल्टीप्लाई b, तो यहाँ पर आपको एस्ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा। नाउ स्टूडेंट्स, हमारे पास में एक टाइल्ड साइन होता है, इसको हम टाइल्ड कहते हैं। बेसिकली क्या होता है, आप सी लैंग्वेज में डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन भी करते हैं। दो तरीके के एलोकेशन होते हैं, स्टैटिक एलोकेशन और डायनेमिक एलोकेशन। स्टैटिक एलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो ये आपका कंपाइलेशन टाइम पे होता है, और डायनेमिक एलोकेशन की बात करूं तो ये आपका रन टाइम पर होता है। तो अगर आप प्रोग्रामिंग में डायनेमिक एलोकेशन करना चाह रहे हैं तो आप वहाँ पर मेमोरी को ऑक्यूपाई करते हो, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मेमोरी को फ्री करो। तो उसके लिए यहाँ पे टाइल्ड का सिंबल यूज़ किया जाता है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास में डॉट ऑपरेटर होता है। देखिए, डॉट का बेसिकली यूज़ आप स्ट्रक्चर और यूनियन में करेंगे। मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, मेरे पास में ये बॉक्स है और इसके अंदर एक वैल्यू ए रखी हुई है। अगर आपको इस वैल्यू को एक्सेस करना है, इस वैल्यू को फैच करना है, तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे? बॉक्स, और बॉक्स के बाद में डॉट लगा देंगे और क्या कर देंगे? ए। तो इट मीन्स ये वैल्यू यहाँ से एक्सेस हो जाएगी। तो अगर आप किसी भी मेंबर को एक्सेस करना चाहते हो तो आप वहाँ पे डॉट ऑपरेटर का यूज़ करते हो। नाउ स्टूडेंट्स, अब मैं सी बूलियन के बारे में स्टडी करूँगा कि बूलियन बेसिकली है क्या। देखिए, बूलियन भी हमारे लिए एक डेटा टाइप दिया हुआ है। डेटा टाइप में आपको पहले ही स्टडी करा चुका हूँ कि डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप आपको दो बातें बताता है, एक कि वेरिएबल किस तरीके की वैल्यू को लेगा, दूसरा उसका मेमोरी साइज कितना है। अब बूलियन हमारे पास में एक स्पेशल डाटा टाइप है। ये हमें बिहेवियर को बताता है, क्या कि वैल्यू हमारे पास में 0 आएगी या फिर वैल्यू हमारे पास में 1 आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आप अपनी प्रोग्रामिंग में बूलियन डेटा टाइप को यूज़ करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना पड़ेगा। मैंने आपको ये पहले बताया है कि हमारे पास में जितने भी फंक्शंस पहले से हैं, प्रोग्रामिंग के साथ में आपको दिए गए हैं, उन सबको ग्रुपिंग की गई है और एक एक हेडर फाइल प्रोवाइड कराई गई है। जैसे इनपुट आउटपुट फंक्शन की बात करें तो फंक्शन आपके स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio.h फाइल में है।
कंसोल की बात करें, जैसे CLR SCR फंक्शन आप यूज़ करते हैं वो आपका conio.h में है। इसी तरीके से अगर आप बूलियन डाटा टाइप को यूज़ करना चाहते हो तो आपको std स्टैंडर्ड bool.h हेडर फाइल का यूज़ करना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपके पास में कंपाइलर एरर आएगी और आपका प्रोग्राम कंपाइल नहीं करेगा। तो मैं इसके सिंटेक्स की बात करूं तो आपको यहाँ पे क्या लिखना पड़ता है, सबसे पहले बूल लिखना पड़ता है, ये डेटा टाइप हो गया। इसके बाद में आपको वेरिएबल का नेम लिखना पड़ता है। अब हम एक प्रोग्राम देखते हैं और समझते हैं कि किस तरीके से हम बूलियन डेटा टाइप को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैंने स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फाइल को इंक्लूड कराया, हेडर फाइल को, स्टैंडर्ड bool.h फाइल को इंक्लूड कराया। इसके बाद मैंने मेन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, देखिए जो बूलियन वेरिएबल है वो आपका हमेशा दो टाइप की वैल्यू लेगा, एक 0 लेगा और एक 1 लेगा। 0 का मतलब होता है फॉल्स और 1 का मतलब होता है ट्रू। तो नाउ स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे क्या किया, बूलियन वेरिएबल को फॉल्स वैल्यू प्रोवाइड करा दी। अब अगर बूलियन के पास में ट्रू है तब तो ये प्रिंट करना चाहिए कि द वैल्यू ऑफ एक्स इज ट्रू, और अगर ट्रू नहीं है तो यहाँ पे प्रिंट करना चाहिए द वैल्यू ऑफ एक्स इज फॉल्स। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, x इक्वल टू ट्रू, लेकिन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, फॉल्स है। तो इट मीन्स देखिए इफ और एल्स जो स्टेटमेंट होती है उसका यूज़ ये होता है कि इफ़ में हम कंडीशन लगा देते हैं, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो ये वाली स्टेटमेंट रन कर जाती है जो इफ़ के साथ में है, और अगर ये फॉल्स होती है तो एल्स के साथ वाली स्टेटमेंट रन कर जाती है। और यहाँ पर हमने जो इक्वल टू यूज़ किया है ये बेसिकली हमारा क्या है, इक्वलिटी ऑपरेटर होता है हमारा, और इसका जो बेसिकली यूज़ होता है वो दो वैल्यू को कंपेयर करने के काम में आता है। जैसे आपने लिखा a इक्वल टू b, तो इसका मतलब है क्या a b के बराबर है, तो यहाँ से चेकिंग होती है, उसके बाद में हमारे पास में आउटपुट आता है बूलियन में। नाउ स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास में आउटपुट आएगा वो आएगा द वैल्यू ऑफ एक्स इज फॉल्स। तो मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, जब भी आप बूलियन वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में यूज़ करोगे आपको वहाँ पर स्टैंडर्ड bool.h फाइल को इंक्लूड कराना पड़ेगा। इसके बाद में आप यहाँ पे बूलियन वेरिएबल को कोई वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, ये डिपेंड करता है कि आप इसको ट्रू वैल्यू देना चाहते हो या फिर फॉल्स वैल्यू देना चाहते हो। इसके बाद कंडीशन लगाएंगे, चेकिंग करेंगे और तब आपके पास में आउटपुट आएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। धन्यवाद।